हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका हम ये पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके इसमें कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आई होप आपने पिछले वाले वीडियोस अच्छे से समझ करके कर लिए होंगे और नोटबुक में भी आपने उनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमको यहाँ रीजन देना है। छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स पे आधारित हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो देखेंगे फटाफट क्या है। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हमारे घरों में जो हमारे जितने भी बिजली के उपकरण, उनके जो वायर्स होते हैं या फिर हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं, उनके अंदर जो तार लगे होते हैं, जो कि हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वहां तक इलेक्ट्रिक करंट लेकर के आते हैं, ये सब में हम नॉर्मली कॉपर यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज कॉपर में दो बेहतरीन गुण है। मेटल होने के नाते ये मैलिएबल डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब इससे पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं और ये एक बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट किए बिना आसानी से कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इन दो कारणों के कारण कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं। कॉपर मतलब होता है बच्चों तांबा, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, चलिए, तो कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज क्यों? इट इज डक्टाइल। समझ में आ गया? मैं बता चुका हूं डक्टाइल क्या होता है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम मेटल्स को हीट करके, सॉफ्ट करके, पिघला करके लंबे लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थिन वायर्स। ठीक, एंड दूसरी सेकेंडली क्या है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डक्टाइल होने के कारण, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होने के कारण ये क्या है? यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगला है हमारा गोल्ड और सिल्वर। जो है हमारे दो एलिमेंट्स, इनको नोबल मेटल्स क्यों कहा जाता है? नोबल, नोबल इसलिए क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। ये किसी के साथ भी क्या है? रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड नहीं बनाते। किसके साथ? पानी के साथ नहीं करते रिएक्ट, हवा के साथ नहीं करते, एसिड बेस के साथ नहीं करते, तो इनमें जंग नहीं लगती नॉर्मली। और नॉर्मली इसीलिए इनको ज्वेलरी मेटल्स भी कहा जाता है। ज्वेलरी बनाने का काम में ये आते हैं। ठीक, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड नोबल मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज में लास्ट के 3 में शामिल है, एक प्लेटिनम और आता है। बिकॉज क्यों? दे आर अनरिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, एंड डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड्स एंड बेसिस। लंबे समय तक इतनी इनकी चमक बरकरार रहती है, रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। क्लियर है? सिंपल से दो क्वेश्चन थे। चलिए आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम जो है बच्चों, एल्यूमिनियम, इसको यूज करके हम फॉइल बनाते हैं, जो कि फूड पैकेजिंग के काम में आती है। दवाई के टैबलेट्स पत्ते देखे होंगे, उसमें भी एल्यूमिनियम की फॉइल यूज होती है। समझ में आ गया? तो क्यों यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को फॉइल बनाने के लिए? हल्का है, मेलिएबल है, पतली पतली शीट्स में इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। और एल्यूमिनियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता फूड आइटम के साथ। समझ में आ गया? तो एल्यूमिनियम इज हाईली मेलिएबल। मेलिएबल है मतलब समझ आएगा? इसको हैमरिंग करके पीट पीट के हम पतली पतली शीट्स के रूप में रोल कर सकते हैं। एंड और क्या? इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम। भोजन के साथ ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, तो हम फूड आइटम्स को पैक भी कर लेते हैं एल्यूमिनियम में। ठीक है, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉइल्स। तो एल्यूमिनियम के रोल देखे होंगे अपने, फॉइल हर घर में यूज करते हैं। टिफिन बॉक्स में भी कई बार हम क्या है, चपाती वगैरह रोल करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो पसीजे नहीं। ठीक है कि नहीं? क्या आप ट्रेन वगैरह में सफर कर रहे हैं तो वहां पे जो आपको फूड वगैरह सर्व किया जाता है वो भी एल्यूमिनियम फॉइल से ही कवर्ड होके आता है। क्लियर? सो ये है यूज एल्यूमिनियम फॉइल्स का। ठीक, चलिए अगला ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इसको हम कई बैटरीज में, जो हमारे ड्राई सेल होते हैं ना, ड्राई सेल मतलब होता है पेंसिल सेल, जो अपने रिमोट में डलते हैं, घड़ी में डलते हैं, वो सेल, उनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड सेंटर पे, वो कार्बन का या ग्रेफाइट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इवन दो ये नॉन मेटल है, बट ये बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपको मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझाता है वीडियो फर्स्ट जो पार्ट है, कि ग्रेफाइट जो होता है इवन दो ये नॉन मेटल है, कार्बन का रूप है, बट स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज करते हैं। महंगा नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन बैटरीज। व्हाई? बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा ये कंडक्टर होने के कारण इसको हम बैटरीज में यूज करते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉमन सेंस वाला है, आप बिना पढ़े भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। गिव यूजेस ऑफ आयरन। लोहा कहाँ कहाँ यूज होता है, आयरन कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत सारे उसके वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस है। मैंने कुछ दे दिए हैं, इसके अलावा भी आपको सूझते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। हम क्या क्या बनाते हैं लोहे की मदद से? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में देखो जो पिलर्स वगैरह होते हैं तो उसमें लोहे का जो फ्रेमवर्क डलता है, छत में हो चाहे कॉलम्स में, बार्स में हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं। ब्रिज बनाते हैं तो यूज करते हैं, रोड्स,
डैम्स, फ्लाईओवर्स, अभी हमारा नीम का थाना का जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से जो फ्लाईओवर बना है, उसमें भी ये देखना बड़े-बड़े लोहे के बार्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। जो पिलर, जो स्टैंडिंग पिलर बनाया गया ना जिस पे वो फ्लाईओवर टिका हुआ है, उसमें बहुत सारा लोहा लगा हुआ है, ठीक है? रेल्स, रेल का मतलब होता है पटरियाँ लोहे की, ठीक है? उसके अलावा रेल्स इन आरसीसी, आरसीसी की जो गर्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, आरसीसी में रेल्स, बार्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? कई लोग आज भी गाँव में देखना कि ब्रिज ब्रिज देखा होगा आप लोगों ने। ब्रिज के जो बड़े-बड़े, मोटे-मोटे बार्स आते हैं जिसपे ब्रिज टिका होता है, अपने जो रेलवे स्टेशन है नीमका थाना का, उसके ऊपर का जो ब्रिज है, वो भी क्या है ऐसे बड़े-बड़े लोहे के गर्डर्स का बना हुआ है जिसपे वो टिका हुआ है पूरा। इसके अलावा जो ट्रेन का नदी के ऊपर से पुल वगैरह बनाना है तो उसपे भी ऐसे गर्डर्स लगते हैं। गर्डर मतलब होता है बड़े-बड़े लोहे के बार मोटे, ठीक है? गर्डर को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में गाटरे भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो पुराने समय में देखो जो पुराने टाइप के गाँव में जो भी कई लोग घर बनाते हैं तो आरसीसी लेंटर नहीं डलवाते हैं वो, तो पट्टियाँ डलवाते हैं, तो पट्टियों को सपोर्ट करने के लिए लोहे का मोटा सारा बार जिसको गर्डर बोलते हैं, उसके ऊपर पट्टियाँ टिका दी जाती है, फटाफट काम हो जाता है, ठीक है? और जो क्रेन होती है बच्चों, क्रेन भारी भरकम सामान उठाती है, तो उसकी जो रस्सी होती है वो किसकी? लोहे की, आयरन की बनी होती है जिससे कि भारी भरकम बॉक्सेस और ये चीजें भी उठा लेती है। हमारे जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, जो देखा होगा कई आती है ना मालगाड़ी आती है, उस पर डब्बे लगे लदे आते हैं डबल डेकर, तो वो सब किसके? लोहे के बने होते हैं। पूरी ट्रेन लोहे की है, उसकी पटरी लोहे की है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला क्या है हमारा? फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि के जो खेती बाड़ी के जो भी औजार होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, फावड़ा, खुरपी, ये सब चीजें किसके बनते हैं? किसके बनते हैं? ये लोहे के बनते हैं। उसके अलावा जो कारपेंट्री के टूल्स है, कारपेंटर जो भी यूज करता है टूल्स वगैरह, वो सब अधिकतर लोहे के होते हैं। नेल्स, हैमर हो गया, हथौड़ा हो गया, सॉ, सॉ का मतलब क्या होता है? सौ का मतलब होता है आरी। नेल्स, कील, स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स, चेन, इसके बाद चाबी ताले, सॉ ब्लेड मतलब समझ में आ गया? ये आरी होती है, ठीक है कि नहीं का? लकड़ी काटने वाले भी, लोहा काटने वाले भी हैक्सॉ ब्लेड बोलते हैं उसको। हैमर, हथौड़ा, फाइल होती है रेती, किसी चीज को घिसने के काम में आती है, ठीक है नहीं का? या पैना करना है, नाइफ, चाकू हो गए, ठीक है, चिजल हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, ये सब रंदा मारने की जो मशीन है वो, ये सब किसके बनते हैं? लोहे के बनते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या लोहे के आइटम्स हो गए, कारपेंट्री टूल्स। उसके बाद फॉर मेकिंग हैवी मशीनरी, और भारी भरकम जो मशीन होती है ना, मशीनरी होती है, उनकी बॉडी नॉर्मली लोहे की बनती है। क्रेन्स हो गई जो कि वजन उठाने का काम करती हैं। देन उसके अलावा व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी मोटर के जो ऑटोमोबाइल के जो व्हील्स होते हैं, उनके ऊपर रबर का तो चढ़ता है, रबर का टायर वगैरह, ट्यूब्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पूरा फ्रेम होता है, इसका अलॉय फ्रेम जो होता है वो नॉर्मली मेटल्स का बनता है, इसमें आयरन बहुत यूज होता है, ठीक है ना? उसके अलावा कई प्रकार के जो मशीन पार्ट्स हैं, ये सब क्या मेटालिक होते हैं। हमारी सिलाई की मशीन है, अधिकतर उसमें लोहा लगा हुआ है, तो मोस्टली मशीन्स दे आर मेड अप ऑफ आयरन। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए किसके? आयरन। चलिए अगला चलते हैं, हमको गोल्ड और सिल्वर जो कि नोबल मेटल्स हैं, इनके भी यूजेस देखने, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्योंकि अपनी चमक नहीं खोते, अनरिएक्टिव है, तो इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया? फॉर मेकिंग ज्वेलरी। देन उसके बाद ज्वेलरी की स्पेलिंग पे गौर करेंगे, JEWELLER, ज्वेलरी। कॉइन्स, सिक्के बनाते हैं, सोने चांदी के सिक्के बनाते हैं, ठीक है? आइडल मतलब मूर्तियां, छोटे मोटे देवी देवताओं की, भगवान की मूर्तियां, लक्ष्मी जी की किसी ने मूर्ति बना ली, ठीक है? तो ये चांदी और सोने की छोटी छोटी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है? उसके अलावा ओलंपिक मेडल, ओलंपिक के जब गेम्स होते हैं तो उसमें 3 मेडल होते हैं अलग अलग लेवल के। जो फर्स्ट है उसके लिए सिल्वर मेडल होता है, सेकंड जो होता है उसके लिए होता है, सॉरी, फर्स्ट वाले के लिए गोल्ड मेडल, सेकंड वाले के लिए सिल्वर मेडल, थर्ड जो आता है उसके लिए होता है ब्रॉन्ज मेडल, कांसे का। तो सिल्वर और गोल्ड के फर्स्ट और सेकंड मेडल्स होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? तो ज्वेलरी, अपने जो आभूषण वगैरह होते हैं, नेकलेस हो गया, रिंग्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, नोज पिन हो गया, ये सब किसकी बनाई जाती है? गोल्ड की बनाई जाती है। उसके अलावा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, कई आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल है इसका च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश हो गया, सोना चांदी च्यवनप्राश हो गया, नाम से ही आता है कई बार। तो उसमें क्या होता है, ऊपर अगर हम खोलें ढक्कन, तो ढक्कन के ऊपर ही देखना च्यवनप्राश के ऊपर एक पतली सी एक गोल्ड या सिल्वर की कैलिक्स पत्ती सी पड़ी हुई होती है, ठीक है नहीं क्या? तो ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, बीमारियों से लड़ने की जो नेचुरल क्षमता है वो बढ़ाता है, तो इसलिए हम उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज करते हैं। उसके बाद फाइन सिल्वर फॉइल, ये मैं बता रहा हूँ, इसको हम वर्क भी बोलते हैं। चांदी का वर्क जो होता है ना, ये मिठाइयों में भी यूज किया जाता है। काजू कतली बनाते हैं हम, बादाम बर्फी बनाया हमने, ठीक है, या फिर गुलाब जामुन बनाया, तो उसके ऊपर देखो मिठाई जब बनाते हैं ना, कन्फेक्शनर जो हलवाई होता है वो क्या करता है, वो इस प्रकार के सिल्वर फॉइल्स मंगा करके उसके ऊपर लगाता है, ठीक है कि नहीं क्या? तो वहां हम यूज करते हैं इसको, फाइन सिल्वर फॉइल्स, कैलिक्स बोलते हैं इनको। दे आर यूज्ड इन स्वीट्स लाइक काजू कतली, गुलाब जामुन, etc। फिर उसके बाद कई प्रकार के वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब हो गया सजावटी सामान, ठीक है, गहने भी हो सकते हैं, सजावटी सामान। डाइनिंग वेयर, कई लोग तो क्या है, खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो भी इसके बनवाते हैं। चांदी की नॉर्मली प्लेट्स हो गई, हमारा पूरे कटोरियां वगैरह होगी, ग्लास हो गए, चम्मच हो गया,
तो डाइनिंग वेयर भी चांदी का लोग खूब बनाते हैं, सोना तो कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन डाइनिंग वेयर चांदी का खूब बनता है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गए हमारे यूजेस हो गए सोने और चांदी, ठीक है। और बच्चों सिल्वर का एक यूज और कर सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं ना बच्चों, उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर जो फिट होते हैं, उसको हम सिल्वर के बहुत बारीक तारों से जोड़ते हैं। तो सिल्वर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। उनके बीच में तो अगर आप कोई मदरबोर्ड सर्किट देखें, उसके पीछे ग्रीन कलर का जो प्लास्टिक का शीट होती है, उसके ऊपर कई कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं, सिल्वर की बारीक लाइनिंग से होते हैं। तो सिल्वर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होता है, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बहुत ही मैलेबल डक्टाइल है, बहुत पतले पतले वायर्स के बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमको देखना प्लेटिनम के यूजेस। ये भी क्या है, एक नोबल मेटल है, सिल्वर और गोल्ड के देख लिए प्लेटिनम। इट इज यूज फॉर मेकिंग वॉचेज एंड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स। कई कीमती सामान बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं, साथ में घड़ियां बनाई जाती है प्लेटिनम की, ये गोल्ड से भी महंगा है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इससे हम क्या है मेटल इलेक्ट्रोड्स भी बनाते हैं, काफी महंगे आते हैं ये। तो ये केमिस्ट्री में काम आते हैं, इलेक्ट्रोड्स सेल्स वगैरह में काम आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। और उसके बाद एज ए कैटेलिटिक कन्वर्टर इन कार इंजन। बच्चों कार का जो इंजन होता है उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी जलता है ना, तो कार का इंजन कुछ समय के बाद में क्या होता है, ये ईंधन को बर्बाद करने लगता है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता। इंजन के अंदर क्या कार्ब्यूरेटर जो है एक कंपोनेंट आता है, उसके ऊपर कार्बन जमा होने लगता है, और वो कार्बन क्या होता है पूरी तरह से जल नहीं पाता, CO2 में बदल नहीं पाता। तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण क्या होता है, माइलेज भी कम हो जाएगा, कार ईंधन ज्यादा बर्बाद करने लगेगी, और क्या होता है पूरी तरह से वो क्या है ईंधन को यूज नहीं कर पाते, ठीक है। इससे इंजन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसीलिए हम बार बार कार का इंजन वगैरह जो होता है, कार को सर्विसिंग कराते हैं कुछ कुछ समय के बाद में, तो इंजन ऑयल चेंज कर जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। और कैटालिटिक कन्वर्टर, ये जो प्लेटिनम होता है इसको हम एक कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में कार इंजन में ऑयल्स में मिक्स करके डालते हैं। तो वहां क्या होता है बच्चों, ये जो प्लेटिनम होता है ये पूरी तरीके से ईंधन को जलने में मदद करता है, जिससे इंजन की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है, ईंधन बर्बाद होता नहीं है। सो इट हेल्प्स इन कंप्लीट बर्निंग या कंबशन ऑफ व्हाट फ्यूल, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों जो वनस्पति घी होता है वो बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से, किसकी मदद से, प्लेटिनम, कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन में मिला दें तो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसके होने से रिएक्शन तेज गति से होने लगता है, उसकी स्पीड प्रभावित होती है, ठीक है। तो ऑयल है हमारे पास, मान लो तेल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको कहीं पे ट्रेवल करना है और आपको बोला जाए कि आप ऑयल कैरी करना पसंद करोगे कि सॉलिड घी, तो आप घी कैरी करना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि ऑयल लीक होने का खतरा है। आप बॉटल में डाला, किसी पीपी में डाला, तो उसमें उसका ढक्कन बंद किया तो भी टेढ़ा मेढ़ा रखने से लीक होने का खतरा है उसका, ठीक है कि नहीं? जबकि घी इजीली लीक होता नहीं, तो लोग कैरी भी कर लेते हैं, अपने सूटकेस में भी कैरी कर लेते हैं। तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करने का तरीका है ये। तो जो वेजिटेबल प्लांट से मिलने वाले ऑयल्स होते हैं, सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ठीक है कि नहीं, क्या कैस्टर ऑयल हो गया, इस प्रकार से जो खाद्य तेल है, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है, उसके अलावा और हमारा सोयाबीन का ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारे ऑयल्स को हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लांट घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल जो होते हैं ना, ऑयल्स उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, और साथ में कैटलिस्ट प्लेटिनम देना पड़ता है। तो प्लेटिनम के कारण ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इसमें, और ये सॉलिड बन जाता है, घी में कन्वर्ट हो जाता है। वो घी क्योंकि प्लांट से मिला, उसको वनस्पति घी बोला गया, ठीक है। तो कुछ एनिमल घी भी होता है जो कि हमको काऊ और बफेलो के मिल्क से बन जाता है, लेकिन ये वनस्पति घी है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वनस्पति, दैट मीन्स प्लांट। डालडा इसका एग्जाम्पल है, बहुत महंगा नहीं आता। एनिमल से मिलने वाला घी जो होता है 700-800 रुपए किलो तक जाता है, जबकि ये जो घी है ये 80-90 या 100 रुपए किलो तक आराम से ये मिल जाता है, ठीक है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। कई लोग इस घी की मिलावट भी करते हैं, जो हमारा दूसरा जो देसी घी आता है ना, काऊ और बफेलो वाला जो घी है, तो उसमें ये सस्ता घी मिलावट भी कर देते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? तो सेहत के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ठीक है ऑयल के मुकाबले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। गोल्ड बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, और ट्रेडिंग में बहुत काम आता है, कई लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। अब आप लोग अगर गोल्ड खरीदो तो सबके मन में डर रहता है कि क्या हमको प्योर दिया या मिलावटी तो नहीं दे दिया। तो गोल्ड की प्योरिटी कैसे चेक होती है, हाउ डू वी नो दैट गोल्ड वी आर परचेजिंग इट इज प्योर और नॉट, ठीक है। तो बच्चों गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो हम चेक करते हैं किसके अंदर, कैरेट के अंदर। ये कैरेट गाजर नहीं है, ध्यान देना, CARET, कैरेट। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स, ठीक है। तो गोल्ड की जो शुद्धता है वो कैरेट्स में नापी जाती है। अब जो सबसे शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, 100% प्योर सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड। तो ये एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, कितना कैरेट होता है, वैल्यू कितनी होती है, 24 कैरेट सोना खरा सोना होता है 100%। अब क्या
लेकिन इस 24 कैरेट गोल्ड से हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो फाइन जो कारीगरी वाला जो काम होता है जो वो हम नहीं कर सकते हैं, हम कारीगरी वाला काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या क्यों नहीं कर सकते हम कारीगरी वाला काम? क्योंकि क्या होता है, इसमें हम क्या डिजाइन नहीं बना सकते, बारीक क्या होता है, हार्ड होता है बहुत, तो इसकी में डिजाइन नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है कि नहीं? क्या क्यों नहीं बनाई जा सकती डिजाइन? क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो डिजाइन नहीं बनेगी तो इसको कोई खरीदेगा नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो भाई ज्वेलरी दिखने में आकर्षक सुंदर लगनी चाहिए, तो बिना डिजाइन के संभव नहीं होगा, ठीक है? तो अब इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें बारीक कारीगरी की जा सके, इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ ना दूसरे मेटल्स को मिला दिया जाता है, समझ में आया कि दूसरे मेटल्स को मिला दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली या तो तांबा होता है, कॉपर, क्योंकि इसका येलोइश ब्राउन कलर होता है, और या फिर थोड़ी चांदी मिला देते हैं, तो ये थोड़ा मिलाने वाला प्रोसीजर हो गया, अलॉइंग कहलाता है। तो थोड़ा सा अगर अलॉय के रूप में दोनों मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड क्या हार्ड हो जाएगा, उसमें बारीक कारीगरी डिजाइनिंग का काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या तो ध्यान देना, जितना ज्यादा, क्योंकि सस्ता आइटम है गोल्ड से, जितना ज्यादा इनकी मिलावट करेंगे उतना ही गोल्ड जो होगा चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, उतनी कैरेट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो दो दो के मल्टीपल्स में कम होता है, 24 कैरेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मिलावटी होगा वो 22 कैरेट, फिर 20 कैरेट, 18 कैरेट, तो जैसे जैसे कैरेट वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे प्योरिटी उसकी कम होती जा रही है, समझ में आ गया? तो 24 कैरेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है? तो ग्रेटर, तो ये क्यों अलाउ करते हैं, समझ में आ गया? बिकॉज प्योर गोल्ड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस इट इज alloyed with a little amount of copper or silver, थोड़ा कॉपर या सिल्वर इसमें मिक्स कर दिया जाता है। ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कॉपर और सिल्वर लेसर इज द कैरेट वैल्यू, समझ में आ गया? जितना ज्यादा मात्रा होगी कॉपर या सिल्वर की उतना उसकी कैरेट वैल्यू घट जाती है। तो अभी कैसे, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 23 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है। नॉर्मली ये नहीं बनाते हैं, 22 फिर 20 ऐसे आता है, 2 कम होते जाते हैं, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 23 कैरेट गोल्ड। मान लीजिए हमारे पास एक गोल्ड की ज्वेलरी है कोई, सपोज हमारे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, अच्छा वो ज्वेलरी का सैंपल है अगर 23 कैरेट है, समझ में आ गया? तो इसके मायने क्या है, तो उस सैंपल में से 23 कैरेट गोल्ड का सैंपल वो होता है अगर मैं उस सैंपल का 24 ग्राम ले लूं, तो 24 ग्राम में से सोना तो 23 है, गोल्ड कितना है 23, एक उसमें इंप्योरिटी है, तो देखो 23 कैरेट का मतलब 24 ग्राम्स ऑफ गिवन सैंपल, जो भी सैंपल है हमारे पास ज्वेलरी का, सोने का मिलावटी, अगर उसका मैं 24 ग्राम ले लूं, इट कंटेन्स 23 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो 24 में से सोना कितना वो बताता है, 24 में से सोना 23 है, और एक क्या बच गया, वो इंप्योरिटी। अच्छा 22 कैरेट का मतलब हो गया 24 ग्राम में से 22 सोना, 2 इंप्योरिटी। 20 कैरेट का मतलब क्या हो गया, 24 ग्राम में से 20 ग्राम सोना, 4 ग्राम इंप्योरिटी। 18 कैरेट का मतलब क्या हो गया, 24 में से 18 ग्राम सोना, 6 ग्राम इंप्योरिटी। सिस्टम समझ में आ गया? जितना मिलावटी उतना ही सस्ता होते जाएगा। कई बार होता है एक हार हमको, अच्छा एक बात और बच्चों, जितना ज्यादा मिलावट करते हो उतनी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, उतनी ज्यादा बारीक कारीगरी। तो कोई हार है सपोज, उसमें कंगन है, जितना ज्यादा बारीक डिजाइन का काम किया गया समझो उतना ही मिलावटी वो है। बहुत जो शुद्ध होता है सोना, बिल्कुल प्योर प्लेन कड़ा है, वो ज्यादा शुद्ध होता है, समझ में आ गया? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग वाला में मिलावट ज्यादा हो सकती है। तो नॉर्मली जब भी आप परचेज करें तो प्रॉपर उसकी BIS हॉलमार्क जांच लें उसमें, तो उसमें हॉल मार्किंग करके उसके ऊपर कैरेट वैल्यू प्रॉपर लिखी जाती है, तो एग्जैक्ट आप जितना गोल्ड होता है उसी का पे करेंगे, इंप्योरिटी का पे नहीं करते हो, ठीक है कि नहीं? क्या तो एग्जांपल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो अब जैसे 23 कैरेट गोल्ड है, हम सभी में परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? 23 कैरेट गोल्ड है, तो मुझे बताओ, मैंने बताया था 23 कैरेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? 24 में से 23 है सोना, तो 24 में से अगर 23 है सोना तो 100 में से कितना होगा, तो परसेंटेज आ जाएगा ना। तो 23 आउट ऑफ 24 इज गोल्ड, तो 100 में से कितना होगा, तो अब ये 23 क्या है, तो ऐसे परसेंटेज निकल जाएगा। तो 23 क्या है, कैरेट वैल्यू, नीचे हमेशा 24 रखना है और इंटू 100 करना है, जो आएगा प्रतिशत में आ जाएगा गोल्ड, ठीक है? तो नॉर्मली कभी भी आप सेकंड हैंड ज्वेलरी बेचने जाओगे तो कोई भी जो ज्वेलर होता है ऐसे कैसे नहीं खरीद लेता, वो उसकी पहले चेक कराता है परसेंटेज गोल्ड। और मान लो आप 100 ग्राम सोना लेके गए, तो आप तो 100 ग्राम बता रहे हो, बट वो जांच करवा के देखेगा उसमें तो 75 78 ग्राम ही सोना है, तो 78 ग्राम के ही पैसे देगा वो, बाकी इंप्योरिटी के पैसे वो नहीं देता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हमेशा इसकी जांच होती है पहले, क्लियर है? चलिए अगला हम देखेंगे, अभी हम दो प्रकार के ऑक्साइड पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, बस उसका ब्रीफ एक डिस्कशन है, हम पहले कर चुके हैं सब कुछ चीजें। तो अब इनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं हमको, तो ब्रीफ में डिफरेंसेस हमने लिस्ट आउट कर लिए हैं, लेफ्ट साइड में मेटल ऑक्साइड, राइट साइड में नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, सम में बी एम्फोटेरिक, ये नॉर्मली बेसिक होते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं ये
एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। मैंने बताया था एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही गुण होते हैं। तो बेसिक वाले ये रहे हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के टॉप 4 मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, पी, एस, सी और एम। पीएससी मैजेंटल बताया था ना मैंने, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक में 3 होते हैं, यहाँ 2 लिखे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एक बोरोन ऑक्साइड और होता है B2O3। तो कोई से भी 2 एग्जांपल लिख लिए, ठीक है। पहला मेटल ऑक्साइड क्लियर है, तो या तो बेसिक होंगे मोस्टली और 1-2 एम्फोटेरिक भी होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड मोस्टली एसिडिक होते हैं, कुछ ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और न्यूट्रल में 2 ही होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है, चलिए। उसके बाद जितने भी मेटल ऑक्साइड है सारे के सारे सॉलिड होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर सॉलिड्स। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये गैसेस और लिक्विड ही होते हैं अधिकतर। मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस और लिक्विड्स। समझ में आ गया कि नहीं? एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड क्योंकि सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, दे मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। जबकि ये पहले से लिक्विड है या फिर गैसेस है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं काफी लो होता है इनके मुकाबले। समझ आ गया? तो 3 एक कंपैरिजन है, बहुत सिंपल सा है। तो ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपका, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेजॉरिटी मेटल ऑक्साइड्स बेसिस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो हो गया हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। एक और आपका वीडियो आएगा लास्ट जो होगा पार्ट 6, उसमें हम चैप्टर के बचे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।